एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके, जिसमें कि हम एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से हम अपना ये जो सीरीज का पार्ट 4 है इसको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विच इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन इज द प्रपोर्शन ऑफ सॉलिड वैक्स टू मिनरल ऑयल इन पैराफिन वैक्स ट्रीटमेंट शुड बी A 7:1, B 5:1, C 4:1 एंड D नन ऑफ द अबव। तो ये आपका बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपको ज़्यादातर वाइवा में, अपने थ्योरी एग्जाम में और यहाँ तक कि एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेशियो हो जाएगी आपकी 7:1। सॉलिड वैक्स टू मिनरल ऑयल का जो प्रपोर्शन रहता है पैराफिन वैक्स में, उसका रेशियो होता है 7:1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कूलीज फ्रैक्चर अकर एट A distal 1/3 of the radius, B proximal 1/3 of the radius, C oligoclonal process of ulna and D distal 1/3 of the ulna। तो पहले तो यही क्लियर होना चाहिए कि जो कूलीज फ्रैक्चर है वो रेडियस बोन पे होता है या फिर अल्ना बोन पे होता है। सो हमें ये पता है कि जो कूलीज फ्रैक्चर है वो रेडियस बोन पे होता है, अल्ना बोन पे नहीं होता। और रेडियस का जो बोन है, रेडियस जो बोन है उसके भी डिस्टल 1/3 पे होता है आपका कूलीज फ्रैक्चर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिस्टल 1/3 ऑफ द रेडियस इज नोन एज कूलीज फ्रैक्चर। नाउ थर्ड, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, पढ़ते हैं इसको। पोलियो पैरालिसिस डिफर्स फ्रॉम पैरालिसिस ड्यू टू अदर कॉजेस। कौन सा कॉज है वो? ए वीकनेस, बी डिफॉर्मिटी ऑफ लिम्ब, C नो सेंसरी लॉस एंड D फुल रिकवरी इज पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बहुत ना मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, डीप अंडरस्टैंडिंग वाला, कि जो पोलियो में पैरालिसिस होता है वो बाकी सारे पैरालिसिस से कैसे डिफरेंट होता है। सो आओ अब इसका आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? वीकनेस। तो पोलियो के पैरालिसिस में भी और बाकी जो पैरालिसिस होते हैं दोनों में ही वीकनेस आती है। डिफॉर्मिटी ऑफ लिम्ब भी आपको दोनों में देखने को मिलती है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो है नो सेंसरी लॉस। तो यहाँ पे जो आपका ये आंसर है ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नो सेंसरी लॉस, क्योंकि पोलियो के अंदर कोई भी सेंसरी लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्थोसिस और प्रोस्थोसिस वाले टॉपिक से आता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोस्थेसिस सर्वाइकल मूवमेंट बेस्ट कंट्रोल्ड एट द सर्वाइकल स्पाइन? ए सॉफ्ट कॉलर, बी सोमी ब्रेस, सी हैलो बॉडी ऑर्थोसिस एंड डी नन ऑफ द अबव। अब इन तीनों ब्रेसेस के बारे में आपने सुना ही होगा, बट इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे कौन सा ब्रेस सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैलो बॉडी ऑर्थोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका ब्रेसेस में से ही आ रहा है। द मिलवॉकी ब्रेस इज यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ ए कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, जिसको हम CDH भी कहते हैं, बी क्लब फुट, सी स्कोलियोसिस एंड डी पटेला अल्टा। अब ये जो मिलवॉकी ब्रेस है ना, इसको हमेशा याद रखना कि ये हम स्कोलियोसिस के लिए यूज करते हैं। और साथ ही जो आपका मिलवॉकी ब्रेस होता है ना, ये एक एक्टिव ब्रेस होता है। और यूजुअली जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं ना, मतलब जो बच्चे होते हैं जिनमें स्कोलियोसिस होता है, उनमें स्पेशली हम ये ब्रेस देते हैं कि जैसे जैसे वो बढ़ते हैं ना, ग्रो करते हैं, वैसे वैसे ये जो ब्रेस है इसके डायमेंशन आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये एक एक्टिव ब्रेस होता है। तो मिलवॉकी ब्रेस जो होता है वो आपका स्कोलियोसिस में दिया जाता है, इस बात को याद रखना, और ये एक एक्टिव ब्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्रायोथेरेपी वाले टॉपिक से है। क्वेश्चन बोलता है व्हेन वैसोडाइलेटेशन इज नॉट डिजायर्ड द ड्यूरेशन ऑफ क्रायोथेरेपी शुड बी ए 30 मिनट्स, बी मोर देन 15 मिनट्स, सी लेस देन 15 मिनट्स एंड डी नन ऑफ द अबव। सो यार ये क्वेश्चन देखो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर अपना दिमाग कॉमन सेंस पे लगाओगे ना, तो ये क्वेश्चन फौरन सॉल्व कर दिया होगा तुमने। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें कितने देर तक ट्रीटमेंट देना चाहिए कि वैसो कंस्ट्रिक्शन रहे, वैसो डायलिटेशन ना हो। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा आपका? लुइस हंटिंग कर्व का, जो कि क्रायोथेरेपी में होता है। तो जब भी हम ठंडा यानी कि क्रायोथेरेपी अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर, तो इनिशियल रिस्पॉन्स क्या आता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन का। तो अगर मुझे पेशेंट को सिर्फ वैसो कंस्ट्रिक्शन ही देना है, मुझे डायलिटेशन पे नहीं जाना, तो जो ड्यूरेशन रहता है क्रायोथेरेपी का वो रहना चाहिए लेस देन 15 मिनट्स। उसके बाद से जो आपकी वैसो डायलिटेशन है वो आनी स्टार्ट हो जाती है। सो अगर मेरा ट्रीटमेंट का मेन गोल ये है कि मुझे वैसो कंस्ट्रिक्शन कराना है, सो द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन शुड बी लेस देन 15 मिनट्स। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? A 40-year-old patient sustained left shoulder injury and developed anterior dislocation of shoulder joint, causing sensory loss over the lateral side of the arm. The nerve involved is। अब देखो तुम दो तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन का ना आंसर लगा सकते हो। पहला कि उसको शोल्डर पे एंटीरियर डिसलोकेशन हुआ है,
ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसके आर्म पे जो लेटरल साइड है वहां पे सेंसरी लॉस हुआ है। अब तुम ये देखो कि आर्म के लेटरल साइड पे कौन सी जो नर्व है वो सेंसरी सप्लाई देती है और ह्यूमरस के एंटीरियर डिसलोकेशन में भी कौन सी नर्व जाती है। तो इन सारे नर्व्स में से जो ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द एक्सिलरी नर्व। सो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। Next question is, in addition to therapeutic intervention, the therapist should also do A. documentation, B. counseling, C. both A and B and D. none of the above. So यहाँ पे obviously बहुत मतलब खुद ही अंडरस्टूड है ये क्वेश्चन तो कि ऑप्शन नंबर सी कि हम ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, इंटरवेंशन भी दे रहे हैं, साथ ही साथ हमें डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है और अगर जरूरत लगे तो पेशेंट को काउंसलिंग भी देनी है। Now, ulnar nerve supplies following muscles in the forearm. A. Flexor carpi radialis, B. Flexor carpi ulnaris, C. Extensor carpi ulnaris and D. Pronator teres. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। अब बहुत बच्चों को ना ऐसा डाउट जाता है कि यार एक्सटर्नल कार्पाई अल्नारिस में भी तो अल्नारिस आ रहा है, तो अल्ना की साइड है तो अल्नर नर्व चली जाएगी, बट नहीं, यहाँ पे क्या रखना है क्योंकि जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है ना वहाँ पे रेडियल नर्व सप्लाई करती है और जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है यानी कि जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है फॉरआर्म का, वहाँ पे आपकी दो नर्व सप्लाई करती है, मीडियन नर्व एंड दी अल्नर नर्व। सो इन सारे ऑप्शंस में से जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है, अल्नर नर्व इसको सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ एडी करंट, ए एन इंसुलेटर इज यूज्ड, बी अ स्फेरिकल कंडक्टर इज यूज्ड, सी अ लैमिनेटेड कंडक्टर इज यूज्ड एंड डी नन ऑफ द अबव। सो एडी करंट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा जब आपने शुरू के जो इनिशियल चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के वो पढ़ने स्टार्ट किए होंगे। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ लैमिनेटेड कंडक्टर इज यूज्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रेपिटेटिवली पूछा भी गया है, तो इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फैराडिक करंट में से है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। द नेम ऑफ द कॉइल यूज्ड टू प्रोड्यूस फैराडिक करंट इन पास्ट, मतलब पहले फैराडिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी कॉइल यूज करी जाती थी। ए चोक कॉइल, बी स्मार्ट ब्रिस्टो फैराडिक कॉइल, सी इंडक्शन कॉइल एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर तो यार अगर आपने वो कुंजी वाली बुक है ना आपकी क्लेटेंस इलेक्ट्रोथेरेपी की वो पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर अच्छे से पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्मार्ट ब्रिस्टो फैराडिक कॉइल। तो पहले हम ये वाली कॉइल यूज किया करते थे फैराडिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एप्रैक्सिया इज अ रिजल्ट ऑफ लेजन इन ए फ्रंटल लोब, बी पैराइटल लोब, सी ऑक्सीपिटल लोब एंड डी टेम्पोरल लोब। तो ये आपका न्यूरो एनाटॉमी में से क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रंटल लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है नी जॉइंट से, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। मीडियल मेनिस्कस इज मोर प्रोन टू इंजरी देन लेटरल बिकॉज ए इट इज रिलेटिवली मोर मोबाइल, बी इट इज लेस मोबाइल, C. Medial compartment bears more weight than the lateral compartment and D. none of the above. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज लेस मोबाइल। अब इस क्वेश्चन से आपको दो चीजें याद हो गई होंगी कि जो मीडियल मेनिस्कस है उसके इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लेटरल मेनिस्कस, और इसका रीजन क्योंकि जो आपका मीडियल मेनिस्कस है वो लेस मोबाइल होता है, यानी कि वो बहुत अच्छे से चिपका हुआ होता है, तो इसलिए जो मीडियल मेनिस्कस के चांसेस है वो ज्यादा होते हैं इंजरी के कंपेयर टू द लेटरल मेनिस्कस। तो इस क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चंस जो है जो बन सकते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज जो आपसे वाइवा में भी पूछ लिया जाता है जब आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है कि C1 डर्माटोम इज नॉट देयर। C1 मायोटोम तो होता है बट C1 डर्माटोम क्यों नहीं होता। आपने जब डर्माटोम मायोटोम पढ़े होंगे तो आपने ये भी चीज नोटिस करी होगी। इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, डोर्सल रूट एब्सेंट इन सर्वाइकल रीजन, बी रिलेशन ऑफ स्पाइनल रूट विद वर्टेब्रल कॉलम, C. C1 nerve is absent and D. none of the above. So इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डोर्सल रूट एब्सेंट इन सर्वाइकल रीजन। तो यार जो C1 नर्व होती है ना इसका डोर्सल कंपोनेंट नहीं होता और जो डर्माटोम्स होते हैं ना वो डोर्सल नर्व ही सप्लाई करती है। अब क्योंकि यहाँ पे जो डोर्सल नर्व या फिर जो डोर्सल रूट है वही एब्सेंट है तो इसलिए C1 का कोई भी डर्माटोम नहीं होता, मायोटोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि आपका बायोमैकेनिक्स से आता है। द डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फर्स्ट रे इज अकम्पनीड बाय ए इन्वर्जन एडक्शन, बी इन्वर्जन एबडक्शन, सी इवर्जन एडक्शन एंड डी इवर्जन एबडक्शन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डोर्सिफ्लेक्शन इज अकम्पनीड बाय इन्वर्जन एंड एडक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डायरेक्टली टेस्ट पूछ लिया आपसे कि पॉजिटिव यरगासन टेस्ट क्या इंडिकेट करता है। ए बाइसेप्टल टेंडिनाइटिस, बी एक्रोमियोक्लाविकुलर सबलक्सेशन, सी डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर एंड डी रेडियल हेड फ्रैक्चर। तो अगर आपको यरगासन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया होगा ना कि ये क्या होता है, तो आप आसानी से रूल आउट कर सकते हो कि एक्रोमियन पे ये काम नहीं करता, शोल्डर के डिसलोकेशन के लिए ये टेस्ट नहीं होता और रेडियल हेड फ्रैक्चर के लिए भी ये स्पेशल टेस्ट नहीं होता। तो अपने आप ही जो सारे ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाते हैं और हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बाइसेप्टल टेंडिनाइटिस। सो यरगासन टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, फ्लेक्स एल्बो करके जो रेजिस्टेड सुपिनेशन है वो करवा रहे हैं पेशेंट को, मतलब हम रेजिस्टेंस दे रहे हैं और पेशेंट सुपिनेशन करके देखता है। सो ये हो जाता है आपका एक पॉजिटिव यरगासन टेस्ट अगर उसको पेन एलिसिट हो जाता है तो। नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस लगाओ। ड्यूरिंग द स्विंग फेज ऑफ गेट, GRF यानी कि ग्राउंड रिएक्शन फोर्स इंक्रीजेस, डज नॉट एग्जिस्ट, सी डिक्रीजेस एंड डी इज कांस्टेंट। अब देखो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स क्या होगी, जब आप ग्राउंड पे अपना पैर रखोगे और जो ग्राउंड से आपके लिए अपोजिट फोर्स आएगी, दैट इज द ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। अब स्विंग फेज में तो जो आपका पैर है वो हवा में होता है ना, तो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स लगेगी ही कहां से जब आपका पैर ग्राउंड पे है ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज GRF डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल आर कॉजेज ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एक्सेप्ट ए अनेमिया, बी ऑस्टियोपोरोसिस, सी रेडिएशन एंड डी ऑस्टियोमलेशिया। तो यहाँ पे आप आसानी से रूल आउट कर सकते हो यार कि अनेमिया की वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर नहीं हो सकता, बट जो बाकी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं उनसे डायरेक्टली आपको जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है वो होने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अनेमिया। माइक्रोवेव डायथर्मी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, ट्यूमरस कंडीशन एंड डी स्प्रेन। तो यार ये तो अगर तुमने इलेक्ट्रोथेरेपी ढंग से ना भी पढ़ी हो ना तो भी तुम बता के आ सकते हो कि इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी और ट्यूमर कंडीशन के अंदर हम कोई भी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी है वो जल्दी से नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर अपने आप ही स्प्रेन हो जाएगा। अब यहाँ पे तुमसे क्या पूछ लिया गया है कि जो लेजर है उसकी डोजीमेट्री का जो पीछे यूनिट लगती है वो बता दो, बस ये बताना है। सो द रेट एट विच लेजर एनर्जी प्रोड्यूस्ड और एब्जॉर्ब्ड इज मेजर्ड इन ए जूल्स, B joules per second, C joules per meter square and D joules per centimeter square। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जूल पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या फिर लोड डिफॉर्मेशन कर्व से आ रहा है। दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ बोन डेमोन्स्ट्रेट दैट कॉर्टिकल बोन इज स्टिफर देन, यानी कि हमारे पास दो तरीके की बोन्स होती है, एक कॉर्टिकल बोन होती है और एक कैंसलस बोन होती है। तो कॉर्टिकल बोन किससे ज्यादा स्टिफर है, ए कॉर्टिकल बोन से ही, बी सॉफ्ट बोन से, सी कैंसलस बोन से या डी अदर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैंसलस बोन, ना कि सॉफ्ट बोन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैंसलस बोन। और ये हमने कैसे निकाला, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से यंग मॉड्यूलस निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेरिबेलम रिजल्ट्स इन ए पार्किंसन डिजीज, बी अटैक्सिक गेट, सी ट्रेंडलेनबर्ग गेट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखो सेरिबेलम का काम क्या होता है, तो सेरिबेलम का काम होता है कोऑर्डिनेट करने का। कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेरिबेलम का एक टेस्ट करके बताती हूँ आपको, जैसे मेरी आईज क्लोज है अभी और मैं बोलूँ कि फिंगर की टिप मिलनी चाहिए, बट अभी आपने देखा कि नहीं मिली थी स्टार्टिंग में, बट अब मुझे पता है मेरे सेरिबेलम को समझ, तो ये जो मैंने गलती ठीक करी है किसकी वजह से ठीक करी, सेरिबेलम की वजह से ठीक करी। यानी कि मुझे क्या कमांड थी कि तुम्हारी दोनों फिंगर्स मिलनी चाहिए, बट अब मेरे सेरिबेलम ने देखा कि यार ब्रेन ने तो बोला था कि ये टिप ऑफ द फिंगर मिलनी चाहिए, बट ये तो मिली नहीं यहाँ पे, तो सेरिबेलम ने फिर अपना दिमाग लगाया अच्छे से और मेरी टिप ऑफ द फिंगर्स मिलवाई, ठीक है। सो ये काम होता है सेरिबेलम का। अब यहाँ पे देखो जो ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, तो जो पार्किंसन डिजीज है वो किसकी वजह से होती है, हमारे जब बेसल गैंग्लिया में डैमेज होता है तो पार्किंसन डिजीज होती है। तो ये ऑप्शन कट गया हमारा। फिर ऑप्शन नंबर सी क्या है, ट्रेंडलेनबर्ग गेट। तो वो कब होगा, जब हमारे ग्लूटियस मसल के अंदर प्रॉब्लम आएगी, यानी कि पेल्विस में प्रॉब्लम है कुछ, वो कट गया। ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, तो बचा क्या, अटैक्सिक गेट। और सेरिबेलम का जब हमें कोई भी डिसऑर्डर होता है तो जो अटैक्सिक गेट है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। तो अटैक्सिक गेट को हम ड्रंकन गेट भी कहते हैं, कि जैसे नशेड़ी लोग चलते हैं ना, ऐसे आदमी चलता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं रहता कि मुझे कब कहाँ कैसे पैर रखना है, क्योंकि सेरिबेलम का जो काम है ना कोऑर्डिनेशन करने का, ब्रेन और जो असल में मूवमेंट हो रही है उसके बीच में, वो नहीं कर पाता, इसलिए अटैक्सिक गेट है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्कोलियोसिस इज ए इडियोपैथिक, बी ट्रॉमेटिक, सी कॉन्जेनाइटल एंड डी ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज टीबी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इडियोपैथिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबनॉर्मली हाई पटेला इज एसोसिएटेड विद
A. Nail patella syndrome, B. Rupture of quadriceps tendon, C. Recurrent dislocation and D. Fracture through patella। अब हमें पता है कि ये नॉर्मल कंडीशन तो है नहीं, पटेला आपकी हायर साइड पे आ रही है, तो कुछ एबनॉर्मेलिटी ही है इसके अंदर। सो ये किसके साथ एसोसिएटेड होती है? आपकी डिसलोकेशन के साथ, यानी कि पटेला का रिकरेंट डिसलोकेशन होता रहता है इस कंडीशन के अंदर। और डिसलोकेशन भी कौन सा होगा यहाँ पे? सुपीरियर डिसलोकेशन होगा इन द ट्रोक्लियर ग्रूव ऑफ द फीमर। Now the last question of this video is total claw hand is caused by an injury to A. radial nerve, B. ulnar and radial nerve, C. ulnar and median nerve and D. radial and median nerve। सो देखो क्लॉ हैंड में क्या होता है कि जो आपका फॉरआर्म का एंटीरियर एस्पेक्ट है ना, वोलर एस्पेक्ट है, उसकी जो नर्व सप्लाई है, वहाँ की जो मसल्स है ना, वो ढंग से काम नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ द इंजरी टू द नर्व्स व्हिच आर सप्लाइंग टू द एंटीरियर एस्पेक्ट और द वोलर एस्पेक्ट ऑफ फॉरआर्म। तो जो आपका हाथ है ना, वो कुछ इस तरीके का हो जाता है, मतलब ये जो फिंगर्स है ना, ये फ्लेक्स होने लग जाती है। सो अब हमें पता है कि बैक ऑफ द फॉरआर्म यानी कि जो एक्सटेंसर पार्ट है, वो कौन सप्लाई करता है? रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व तो यहाँ पे नहीं हो सकता आंसर, तो बच्चे क्या हमारे पास? ऑप्शन मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व। अब इसमें भी एक होता है पार्शियल क्लॉ हैंड। तो पार्शियल क्लॉ हैंड की जब अगर आपसे इंजरी पूछ ली जाए तो उसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? ओनली अल्नर नर्व। तो उसकी डिफॉर्मिटी ना आपको सिर्फ ये 2 फिंगर्स में दिखाई देती है, इनमें नहीं दिखाई देगी, ठीक है। बट जब कंप्लीट क्लॉ हैंड होता है तो आपका पूरा हाथ है ना, वो क्लॉ की शेप का हो जाता है। तो ये इसका आंसर है, दैट इज, अब करेक्ट आंसर आपको पता चल ही गया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द अल्नर एंड द मीडियन नर्व। आई होप आपको इसका जो रीजन है वो भी समझ आ गया होगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस लेके आऊँ आपके लिए, तो आपको फौरन पता चल जाए और आप झट से आके पढ़ भी लो। इस सीरीज की कंटिन्यूएशन का नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। आप जल्दी से जाओ, इस वीडियो के भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखो हमें कितने मार्क्स बन रहे हैं।